हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं सुपर फास्ट सीरीज का अगला लेक्चर, जिसमें परमाणु तथा नाभिक के बारे में बात करेंगे हम लोग। सबसे पहले हम परमाणु पढ़ेंगे, परमाणु के मॉडल पढ़ेंगे, जिसमें रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल पढ़ेंगे, रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग पढ़ेंगे, बोर का परमाणु मॉडल पढ़ेंगे और बोर के परमाणु मॉडल को हम एक इलेक्ट्रॉन वाले परमाणुओं के लिए भी पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग परमाणु त्रिज्या देखेंगे, कक्षीय वेग देखेंगे इलेक्ट्रॉनों का और कुछ श्रेणियां पढ़ेंगे। फिर हम लोग नाभिक के बारे में बात करेंगे, नाभिक के गुण पढ़ेंगे। उसके बाद में हम लोग नाभिकीय ऊर्जा की तरफ बढ़ेंगे, जहां पर हम लोग नाभिकों की प्रतिन्यूक्लियन बंधन ऊर्जा देखेंगे, नाभिकीय ऊर्जा देखेंगे और उसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंडन। यूपी बोर्ड में कुल 8 नंबर में पूछा जाता है। तो आज की क्लास में हम इस पूरे चैप्टर को रिवाइज करेंगे, एक एक करके इसकी थियरी देखेंगे और इसमें आंकिक प्रश्न न्यूमेरिकल कहां से बनते हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहली हेडिंग हमारी है रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग। इसके बारे में अगर हम बात करें तो रदरफोर्ड का जो अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग था, तो रदरफोर्ड का जो अल्फा कण प्रकीर्णन किया गया था, प्रकीर्णन प्रयोग जो किया गया था, वो गाइगर और साथ में मार्सडेन, इन लोगों ने मिलकर के इसे परफॉर्म किया था। एक लोग थे गाइगर और मार्सडेन और रदरफोर्ड, इन तीनों लोगों ने मिलकर इसे परफॉर्म किया था। इन्होंने क्या किया, अल्फा कण स्रोत, जैसे मान लो हमें पता है कि जो रेडियोएक्टिव पदार्थ होते हैं अल्फा कण के स्रोत होते हैं, अल्फा कण स्रोत। तो अल्फा कण स्रोत के रूप में किनका इस्तेमाल किया जा सकता है, तो हम लोग यूरेनियम का इस्तेमाल कर सकते हैं, यूरेनियम जिससे अल्फा कण उत्सर्जित हो सकते हैं। पोलोनियम का इस्तेमाल किया जा सकता है, पोलोनियम का प्रयोग कर सकते हैं, या फिर हम थोरियम का उपयोग कर सकते हैं। ये सब कैसे हैं, रेडियो एक्टिव तत्व हैं। और रेडियो एक्टिव तत्व की खास बात ये होती है कि ये स्वतः ही अल्फा बीटा गामा किरणों का उत्सर्जन करते रहते हैं, जिसके कारण ये अपने निकटवर्ती नाभिकों में परिवर्तित होते रहते हैं। और नाभिकों में परिवर्तित क्यों होते हैं, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे जब बंधन ऊर्जा प्रतिन्यूक्लियन किसी नाभिक की देखी जाएगी। ठीक है, अब यहां पर ये तो अल्फा कण स्रोत हो गया। यहां पर सोने की पतली झिल्ली प्रयोग की गई, सोने की पतली झिल्ली प्रयोग की गई। सोने की पतली झिल्ली का प्रयोग इसलिए किया गया क्योंकि ये अधिक आघातवर्धनीय होती है, अधिक आघातवर्धनीय होती है, अधिक आघातवर्धनीय मतलब आघातवर्धनीयता तो हम लोग पढ़ते हैं क्लास 10th में भी, किसी भी धातु की जो टुकड़ा होता है, जो सतह होती है, उसको पीट कर बढ़ाकर चादर बना दी जाए, उसे इस गुण को हम आघातवर्धनीयता कहते हैं। तो सबसे ज्यादा अधिक आघातवर्धनीय होती है, जिसके कारण इसमें कम परमाणु उपस्थित पाए गए, कम परमाणु उपस्थित होते हैं। और कम परमाणु उपस्थित होते हैं, इसके आधार पर हम अल्फा कणों का प्रयोग करके परमाणु, इसमें कण जो वो परमाणु जो होते हैं वो कम उपस्थित होते हैं। इसका मतलब क्या है, अगर किसी भी परमाणु का अध्ययन करना है तो हम वहां पर अगर एक कण मिल जाए परमाणु का, परमाणु अगर सिर्फ एक ही हो तो हम उसका अध्ययन कर सकते हैं। लेकिन कोई भी पदार्थ लिया जाएगा उसमें कई सारे परमाणु होंगे, तो परमाणुओं की संख्या कम रहे तो उसको हम बढ़ा सकते थे, इतना पतला पतला करके बनाया कि उसमें इतने परमाणु थे जिनको गिना जा सके, उस रूप में इसे परिवर्तित कर लिया गया। अब क्या किया गया कि यहां पर एक स्रोत रखा गया, अल्फा कण का स्रोत, जिनके बारे में हम लोगों ने बात की। यहां से जो अल्फा किरण पुंज बन रही थी उसको सोने की पतली झिल्ली से होकर के गुजारा। फिर यहां से आगे एक सर्कुलर स्क्रीन लगाई गई, एक वृत्ताकार पर्दा लगाया गया, प्रदीप्तशील पर्दा। इस पर्दे की खास बात यह होती है कि जब इस पर जाकर अल्फा कण टकराते हैं तो यहां पर छोटे छोटे स्पॉट बनते हैं, चिंगारी जैसा बनता है, स्पॉट बनते हैं। उन स्पॉट की वजह से हम यहां पर देख पाते हैं कि अल्फा कण कहां कहां जा रहे हैं और कहां नहीं जा पा रहे हैं। तो इससे देखा यह गया कि अधिकांश जो अल्फा कण थे, अधिकांश अल्फा कण थे, जिस रास्ते में बीम जा रही थी, पुंज जा रहे थे अल्फा किरण के, वो उसी सीधे रास्ते में चले गए। कुछ में ये देखा गया कि कुछ विचलित हुए, प्रकीर्णित हुए कुछ अल्फा कण, कुछ बहुत कम संख्या में अल्फा कण थे जो इस सोने की पतली पन्नी में किसी भी चीज से टकरा करके वापस आए। ये ऑब्जर्वेशन यहां से निकाले गए थे। तो अगर इनको एक एक करके देखा जाए तो ये प्रयोग था इनका। इनके प्रेक्षण और इनके निष्कर्ष के बारे में बात किया जाए तो पहला निष्कर्ष ये था कि अधिकांश अल्फा कण इस सोने की पतली झिल्ली से होकर के गुजर रहे थे, वो बिना विचलित हुए सीधे निकल गए। इससे ये निष्कर्ष निकाला रदरफोर्ड ने कि जो परमाणु का अधिकांश भाग होता है खोखला होता है। दूसरा, कुछ अल्फा कण विचलित हुए। अल्फा कण के बारे में बात कर रहे हैं तो यहां पर लिख सकते हैं अल्फा कण। अल्फा कण क्या होता है, 2He4 डबल प्लस होता है। इसे हम कहते हैं
द्वि आयनित हीलियम नाभिक, हीलियम नाभिक कहा जाता है। ये अल्फा कण हो गए। तो अल्फा कण पर होता है धनावेश और ये प्रकीर्णित हुए या विचलित हुए तो इन पर बल वही लगा सकता है जो इनके जैसा आवेश रखता हो। हम लोगों ने पढ़ा भी था कि समान प्रकार के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। तो अगर ये प्रतिकर्षित हुए इसका मतलब समान प्रकार का कहीं आवेश रहा होगा। तो रदरफोर्ड ने बताया कि परमाणु के अंदर एक धनावेशित भाग पाया जाता है। लास्ट पॉइंट में इन्होंने देखा, ऑब्जर्व किया कि बहुत कम अल्फा कण, मतलब लगभग 10 या 8-10,000 में से कोई 1-2 कण थे जो यहां से गए टकरा करके वापस चले आए, और यहां से टकरा करके जो वापस चले आए उनसे यह पता लगाया गया कि जो नाभिक, जो दृढ़ भाग था, यहां पर जो धनावेशित भाग था वो अत्यंत सघन तथा दृढ़ था, जिसको बाद में रदरफोर्ड ने नाभिक नाम दिया। तो यहां पर यह भी लिख सकते हैं, इस प्रयोग द्वारा क्या किया गया, नाभिक की खोज की गई थी, नाभिक की खोज की गई। तो इस अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग द्वारा नाभिक की खोज की गई थी। ठीक है, और यह भी बताया गया था कि नाभिक पर आवेश कैसा होता है, तो धनावेश होता है। अगर इनके प्रेक्षण और इन सब के बारे में बात की जाए तो हम लोगों ने अभी पढ़ा कि पहला पॉइंट यहां पर हम लोग पढ़ते हैं प्रेक्षण, ठीक है, और इधर निकालते हैं उनके निष्कर्ष। तो सबसे पहला पॉइंट हम लोगों ने देखा, पहला पॉइंट क्या है, तो पहला पॉइंट यह है परमाणु का अधिकांश भाग खोखला होता है। लेकिन उससे देखा कैसे गया, तो अधिकांश अल्फा कण बिना विक्षेपित हुए सीधे निकल जाते हैं। और इस आधार पर इन्होंने निष्कर्ष निकाला परमाणु का अधिकांश भाग खोखला होता है, परमाणु का अधिकांश भाग खोखला होता है, अधिकांश भाग खोखला होता है। तो पहला प्रेक्षण था, वो पहला निष्कर्ष था। दूसरे के बारे में बात किया जाए, पहला कंप्लीट हो गया। दूसरा क्या था, तो दूसरा इन्होंने देखा कुछ अल्फा कण अपने मूल मार्ग से विचलित हो रहे हैं, मूल मार्ग से विचलित होते हैं, विचलित हुए। तो विचलित हुए, हम जानते हैं अल्फा कणों पर धनावेश होता, वो विचलित हुए, इसका मतलब धनावेश कहीं रहा होगा। तो इन्होंने कहा परमाणु में धनावेशित भाग पाया जाता है, धनावेशित भाग पाया जाता है। ठीक है, अगले पॉइंट के बारे में बात करें। तीसरा जो इनका प्रेक्षण था वो क्या था, तो तीसरे में इन्होंने कंक्लूजन निकाला था कि बहुत कम अल्फा कण उस धनावेशित भाग से टकराकर वापस लौट आए। इससे क्या इन्होंने निष्कर्ष निकाला, इन्होंने निष्कर्ष निकाला कि परमाणु के मध्य अत्यंत सघन तथा दृढ़ धनावेशित भाग, ऐसा लिख देते हैं, धनावेशित भाग पाया जाता है, जिसे नाभिक नाम दिया गया, तो याद रखेंगे ये था रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग। ये थे इनके प्रेक्षण, ये इन्होंने निष्कर्ष निकाले थे। तो ये
ऑब्जर्वेशन था, ये कंक्लूजन था। अधिकांश अल्फा कण बिना विचलित हुए सीधे निकल जा रहे थे। यहां पर वापस से देख लेते हैं, अधिकांश अल्फा कण बिना विचलित हुए देखो सीधे निकल जा रहे थे, जिससे निष्कर्ष निकाला गया परमाणु का अधिकांश भाग खोखला होता है। कुछ अल्फा कण यहां से देख सकते हैं विचलित हो रहे थे अपने मार्ग से, तो कुछ अल्फा कण यहां से, ये वाले जो अल्फा कण है अपने मार्ग से विचलित हो रहे थे, तो अपने मार्ग से विचलित हो रहे, इसका मतलब इन पर धनावेश, और धनावेश से विचलित होगा, परमाणु में धनावेश भाग पाया जाता है बीच में। बाद में देखा गया कुछ अल्फा कण थे जो इस धनावेशित भाग से टकरा करके वापस चले आए, तो कहा गया परमाणु का जो मध्य में धनावेशित भाग पाया जाता है, यह अत्यंत सघन होता है, जिसको बाद में नाम दिया गया परमाणु का नाभिक। तो यहां परमाणु के नाभिक की खोज हुई थी, इस बात को ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो रदरफोर्ड का यह अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग था। आगे बढ़ते हैं हम लोग, इनके बारे में कुछ और बातें कर लेते हैं। अगर ये अल्फा कण है, यहां से देखते हैं अल्फा कण, त्रिज्या निकालना चाहते हैं, कैसे निकली थी तो उसके बारे में बात करते हैं। तो अल्फा कण है, अल्फा कणों के पास कुछ ऊर्जा होगी, तो अल्फा कणों के पास ऊर्जा है, मान लेते हैं 12 mv²। ये गतिज ऊर्जा है इनके पास, चल रहे होंगे तो गतिज ऊर्जा होगी। अब यहां से अल्फा कण चलेंगे और अल्फा कण के जो जाने का रास्ता है, आगे परमाणु होगा, प्लस होगा, फिर कक्षाएं होंगी, कुछ ऐसा होगा। फिर क्या होगा, जब ये यहां से जाना शुरू करेगा, आगे जाता जाएगा, जाता जाएगा, जाएगा जाएगा, लेकिन इस पर एक बार प्रतिकर्षण का बल इतना ज्यादा होगा कि अपने रास्ते से वापस चला आएगा। तो जब प्रतिकर्षण बल का मान अधिकतम होगा तो गतिज ऊर्जा किस में परिवर्तित हो चुकी होगी, स्थितिज ऊर्जा में। हम जानते हैं नाभिक पर आवेश कितना होता है, प्लस का Ze आवेश होता है, ठीक है। और अल्फा कण पर आवेश कितना होता है, तो प्लस का 2e आवेश होता है, दुगुना आवेश होता है। अगर r त्रिज्या तक जाता है, मान लेते हैं इनके बीच की दूरी r है, तो हम ये कह सकते हैं 12 mv² बराबर क्या लिख सकते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2, तो प्लस का Ze लिखा जा सकता है और यहां पर प्लस का 2e लिखा जा सकता है, डिवाइडेड बाय में मान लेते हैं r दूरी तक गया तो r² लिख सकते हैं। ये जो दूरी होती है लिखी जाती है, इसे हम r लिखते हैं, ऐसा होता। तो अब अगर हम यहां से r की वैल्यू निकालें तो क्या बनेगी, तो ये r की वैल्यू निकल के आ रही है यहां से z इंटू 2Ze², यहां पर हो गया, और डिवाइडेड बाय में तो ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट है ही, तो यहां से लिखा जा सकता है 2 ऊपर जाएगा तो यहां पर 2 ऊपर भेज देते हैं, और डिवाइडेड बाय में बन जाएगा mv²। इनटू में यहां पर क्या लिख सकते हैं, तो इनटू में लिखा जा सकता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसके आधार पर इन्होंने कैलकुलेशन की थी, और अगर यहां से कैलकुलेशन करेंगे आगे तो फाइनली इन्होंने वैल्यू निकाली थी, कहा था कि जो r होता है वो 10⁻⁻15 मीटर की कोटि का निकल के आता है। ये इतनी कोटि का होता है, मतलब फर्मी ऑर्डर में होता है। एक फर्मी बराबर 10⁻⁻⁻ क्या होता है, 15 होता है, तो वहां से निकाला जा सकता है ये। तो ये फार्मूला इन्होंने निकाला था। इसको अगर कैंसिल करवाएं तो कैंसिल भी करवा सकते हैं, सबकी वैल्यू रख देते हैं। m है अल्फा कण, यहां पर z लिखा ही गया होगा, जो भी प्रयोग कर रहे हैं। गोल्ड के लिए किया गया था प्रयोग, गोल्ड का रख देंगे z। इसे फर्दर सॉल्व करेंगे तो वैल्यू मिलेगी हमें। अगला बात करते हैं कि थीटा कोण पर प्रकटित होने वाले अल्फा कणों की संख्या क्या थी। तो यहां पर n जो था वो थीटा का फलन निकल के आया था, और ये समानुपाती था 1/sin⁴ इंटू थीटा बटा 2। इस तरह से संख्या थी कणों की जो विक्षेपित हो रहे थे किसी कोण के ऊपर, ठीक है। प्रकीर्णित कणों की संख्या और परमाणु क्रमांक में क्या संबंध था, तो प्रकीर्णित कणों की संख्या n जो थी समानुपाती थी किसके, Z² के। तो अगर दो अलग अलग परमाणु क्रमांकों के लिए अप्लाई किया जाए तो इसे लिख सकते हैं n1/n2 बराबर Z1/Z2 का होल स्क्वायर। तो ये फार्मूला यहां से प्रयोग कर सकते हैं। तो ये रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग था और इसके बारे में कुछ बातें थी। तो रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग के बारे में हमें कम से कम इतनी बातें पता होनी चाहिए, ठीक है। सवाल यहां से नहीं पूछे जाते, लेकिन हाँ अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग क्या है इसके बारे में पूछा जा सकता है। तो प्रेक्षण और निष्कर्ष याद रखेंगे, ये फिगर यहां पर दिया गया था और कौन कौन सी चीजों का प्रयोग किया गया था उनके बारे में बात की गई। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल क्या था। तो अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग के बाद रदरफोर्ड ने परमाणु मॉडल दिया। उन्होंने बताया कि परमाणु एक गोला है, और परमाणु एक गोला है
तो उन्होंने कहा कि जो इसकी त्रिज्या होती 10⁻⁻10 मीटर कोटि की होती और जिसका अधिकांश भाग खोखला होता है। अभी हम लोगों ने देखा था अधिकांश अल्फा कण बिना विचलित हुए सीधे निकल गए थे, वही ऑब्जर्वेशन इन्होंने यहां लिखा था। दूसरा पॉइंट है कि परमाणु का जो संपूर्ण द्रव्यमान होता है अगर इलेक्ट्रॉनों को छोड़ दिया जाए तो वो अत्यंत सूक्ष्म भाग में केंद्रित होता है, जिसे हम परमाणु का नाभिक कहते हैं। इसकी त्रिज्या अभी हम लोगों ने देखी थी 10⁻⁻15 मीटर के ऑर्डर की होती है, तो परमाणु का नाभिक कहा जाता है उसे। ठीक है, परमाणु विद्युत उदासीन होता है। विद्युत उदासीन का क्या मतलब होता है? इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होती है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या वो नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होती है, बराबर नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या, नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होती है। हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन पर होता है ऋणावेश और प्रोटॉन पर होता है धनावेश। जितनी संख्या यहां उतनी संख्या वहां पर रहेगी, तो दोनों एक दूसरे को उदासीन कर देते हैं, न्यूट्रलाइज कर देते हैं। फिर परमाणु नाभिक के चारों ओर ठीक उसी प्रकार गतिमान होते हैं जैसे सूर्य के चारों ओर ग्रह गतिमान होते हैं, इसीलिए इसे परमाणु का सौर मॉडल भी कहते हैं। ठीक है, परमाणु का सौर मॉडल भी कहा जाता है। तो ये था परमाणु मॉडल रदरफोर्ड का और उनके कुछ पॉइंट्स थे। परमाणु का अधिकांश भाग खोखला होता है। दूसरा पॉइंट था संपूर्ण द्रव्यमान अगर इलेक्ट्रॉनों को छोड़ दिया जाए तो अत्यंत सूक्ष्म भाग में केंद्रित होता है, जिसे हम परमाणु का नाभिक कहते हैं। परमाणु विद्युत उदासीन होता है। इलेक्ट्रॉनों का जो कुल आवेश होता है वो प्रोटॉनों के कुल आवेश से उदासीन हो जाता है। परमाणु नाभिक के चारों ओर ठीक उसी प्रकार चक्कर लगाते हैं जैसे ग्रह चारों ओर चक्कर लगाते हैं, और ग्रह चारों ओर चक्कर लगाएंगे तो क्या होगा? यहां पर कुछ ऐसा कह रहे हैं कि अगर ये पॉजिटिव चार्ज है, नाभिक है, और यहां पर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं, तो जैसे ग्रह चारों ओर चक्कर लगाते हैं सूर्य के, वैसा ही हो रहा। लेकिन इनकी कमी भी यहां पर सामने निकल के आई। क्लार्क मैक्सवेल ने अपने विद्युत गतिकी सिद्धांत के आधार पर बताया कि कोई आवेशित कण जब किसी आवेश के चारों तरफ गतिमान होता है तो निरंतर ऊर्जा का उत्सर्जन करता विकिरण के रूप में, और अगर ऐसा हुआ ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा तो ऐसा क्या होगा? इसकी कक्षा लगातार छोटी होती जाएगी, छोटी होती जाएगी, अंततः इलेक्ट्रॉन नाभिक में गिर जाएगा और परमाणु का स्थायित्व समाप्त हो जाएगा। तो ये बात इन्होंने जो यहां से बताई थी क्लार्क मैक्सवेल ने, वहां पर कमी भी निकाली थी। इसको क्वांटम के आधार पर समझाया गया, जो कि नील्स बोर समझाएंगे। आगे बात करते हैं हम बोर का परमाणु मॉडल। इन्होंने समझाया था इसे, कहा था कि जो स्थायी कक्षाएं होती हैं इलेक्ट्रॉनों की, उनमें अगर इलेक्ट्रॉन गतिमान होते तो ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करते। ठीक है, सीधे पॉइंट में सीधी बात समझाई थी इन्होंने। पहला परिकल्पना इनकी क्या है? इनके 3 पॉइंट में समझा जा सकता है। ये है नाभिक, परमाणु का नाभिक है, और यहां पर ये कक्षा है जिनमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं। तो मान लेते हैं इलेक्ट्रॉन यहां कहीं पर चक्कर लगा रहा है, ये इलेक्ट्रॉन है, ये इसमें Vn वेग से, मान लेते हैं Nv कक्षा में इलेक्ट्रॉन है, Vn से चक्कर लगा रहा है, और यहां से जो इसकी त्रिज्या लिखी गई वो Rn है। ठीक है, इस पर जो आवेश है वो प्लस का Ze है, Z है इसका परमाणु क्रमांक। ठीक है, तो E इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का आवेश है, Vn चाल से Rn कक्षा में चक्कर लगा रहा किसी नाभिक प्लस Ze के चारों ओर। तो पहला पॉइंट इन्होंने बताया था। पहला पॉइंट क्या है? पहला पॉइंट ये कहा था कि नाभिक के चारों ओर, नाभिक के चारों ओर गतिमान इलेक्ट्रॉन, या ऐसे इसे लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, नाभिक के चारों ओर वृत्तीय कक्षाओं में गतिमान इलेक्ट्रॉन के लिए आवश्यक अभिकेंद्र बल इलेक्ट्रॉन तथा नाभिक के आकर्षण बल से प्राप्त होता है। ये पहली परिकल्पना थी। मतलब अगर इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं तो अगर वृत्तीय कक्षाओं में चलता है कोई कण तो उसको आवश्यक अभिकेंद्र बल चाहिए होता है, तो आवश्यक अभिकेंद्र बल नाभिक इसे प्रोवाइड कराता है, नाभिक देता है। तो अगर हम यहां से लिखें नाभिक के और इलेक्ट्रॉन के बीच जो बल लगेगा 1/4πε0 होगा, यहां पर Ze होगा, इनटू में E होगा, डिवाइडेड बाय में क्या होगा? Rn का स्क्वायर बनेगा। तो ये तो हो गया आकर्षण बल, इसको हम अपकेंद्र बल के बराबर कर देंगे तो mVn का स्क्वायर डिवाइडेड बाय में Rn, इस तरह से लिखा जाता है। पहला पॉइंट है, पहली परिकल्पना थी। ठीक है,
कि इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला जो अभिकेंद्र बल होता है वो नाभिक तथा इलेक्ट्रॉन के मध्य लगने वाले आकर्षण बल से प्राप्त होता है या स्थिर वैद्युत बल से प्राप्त होता है। दूसरी परिकल्पना के बारे में बात की जाए तो दूसरी परिकल्पना क्या थी? इन्होंने कहा था दूसरी परिकल्पना में कि इलेक्ट्रॉन सभी कक्षाओं में गतिमान नहीं होते। जैसे यहां इसको हम नाभिक नाम दे रहे हैं, ये नाभिक है और ये कक्षाएं हैं, तो इन्होंने कहा था कि इलेक्ट्रॉन सभी कक्षाओं में गतिमान नहीं होते, केवल उन्हीं कक्षाओं में गतिमान हो सकते हैं जिनमें उनका कोणीय संवेग h/2π के बराबर या उसका पूर्ण गुणज होता है। तो नाभिक के बाहर सभी कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन गतिमान नहीं होते। इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में गतिमान होते हैं जिनमें उनका कोणीय संवेग h/2π के बराबर या उनका पूर्ण गुणज होता है। ये पॉइंट है इनका, तो ये भी याद रख सकते हैं। अब इसको हम लोग समझना चाहें तो समझ सकते हैं। जब कोई वृत्ताकार पथ पर गतिमान होता है, जैसे यहां पर हम लोग कहते हैं इस कक्षा में इलेक्ट्रॉन गतिमान है, इसको ऐसे लिख लेते हैं, मान लेते हैं इलेक्ट्रॉन इस कक्षा में गतिमान है। तो अगर इस कक्षा में इलेक्ट्रॉन गतिमान है, इसमें इसका वेग vn है और इसकी त्रिज्या यहां से लिखी गई वो rn है, तो कोणीय संवेग क्या लिखा जाएगा? तो हम लोग जानते कोणीय संवेग लिखा जाता है mvr। तो mvn/rn ये बराबर होता है h/2π के बराबर या फिर इसका पूर्ण गुणज होता है, तो n × h/2π के बराबर लिखा जाता है, जहां पर n क्या होता है? कक्षा की संख्या होती है, या फिर हम इसे कहते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, मुख्य क्वांटम संख्या। दूसरा पॉइंट ये हो गया, ये दोनों पॉइंट हो गए। तीसरा पॉइंट या तीसरी परिकल्पना इनकी क्या थी? तो तीसरी परिकल्पना थी कि अपनी स्थायी कक्षाओं में गतिमान इलेक्ट्रॉन, लिख लेते हैं पहले, स्थायी कक्षाओं में गतिमान इलेक्ट्रॉन, स्थायी कक्षाओं में गतिमान इलेक्ट्रॉन ऊर्जा उत्सर्जन नहीं करते, ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करते। ये बात इन्होंने कही थी। तो जो क्लार्क मैक्सवेल कमी निकाल रहे थे वो यहां से तो दूर हो गई। ऊर्जा उत्सर्जन या अवशोषण तभी होता है जब इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा से निम्न ऊर्जा स्तर या निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में संक्रमण करता है। तो ये तीसरा पॉइंट था इनका। इन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन अपने स्थायी कक्षाओं में अगर चक्कर लगा रहे हैं तो वो ऊर्जा उत्सर्जित नहीं करेंगे। केवल ऊर्जा उत्सर्जन या अवशोषण तभी होगा जब इलेक्ट्रॉन का संक्रमण होगा। उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में आएगा, उत्सर्जन स्पेक्ट्रम मिलेगा, इलेक्ट्रॉन ऊर्जा उत्सर्जित करेगा। निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में जाएगा, अवशोषण स्पेक्ट्रम मिलेगा, ऊर्जा वहां अवशोषित होगी। यहां पर ऊर्जा अवशोषित या उत्सर्जित होती तो फोटॉन के फॉर्म में होती है। जैसे मान लेते हैं यहां की ऊर्जा है E2 और यहां की ऊर्जा है E1। इलेक्ट्रॉन एक यहां कहीं पर है और इसमें आना चाहता है, तो यहां पर आना चाहता है तो यहां से क्या होगा, एक फोटॉन उत्सर्जित करेगा इसके बीच की ऊर्जा के गैप का।
तो यहां पर जो डेल्टा ई होगा उसे हम लिखेंगे E2 माइनस E1 और ये बराबर हो जाएगा h न्यू के। तो इतनी ऊर्जा का यहां से एक फोटान उत्सर्जित होगा। अगर ये बात दूसरी तरह से समझी जाए कि अगर इलेक्ट्रॉन यहां कहीं पर है और ये यहां उच्च ऊर्जा स्तर में जा रहा है तो यहां पर क्या होगा, एक फोटान अवशोषित किया जाएगा h न्यू ऊर्जा का। तो यहां अवशोषण हो रहा, वहां पर उत्सर्जन हो रहा है। तो 3 पॉइंट में हम कवर कर लेते हैं बोर के एटॉमिक मॉडल को। पहला इन्होंने कहा था कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्तीय कक्षाओं में गतिमान होते हैं और वृत्तीय कक्षा में गतिमान होने के लिए आवश्यक इलेक्ट्रॉन के लिए अभिकेंद्र बल नाभिक और इलेक्ट्रॉन के मध्य आकर्षण बल से प्राप्त होता है। दूसरा पॉइंट इन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर सभी कक्षाओं में गतिमान नहीं होते, केवल उन्हीं कक्षाओं में गतिमान हो सकते हैं जिनमें उनका कोणीय संवेग h/2π के बराबर या उसका पूर्ण गुणज होता है। ठीक है। अगले पॉइंट में इन्होंने कहा स्थायी कक्षाओं में गतिमान इलेक्ट्रॉन ऊर्जा उत्सर्जित नहीं करते। ऊर्जा उत्सर्जन या अवशोषण तभी होता है जब इलेक्ट्रॉन संक्रमण करते हैं, उच्च से निम्न ऊर्जा स्तर में जाए या निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में जाते हैं। ठीक है। आगे यहां पर हम लोग बात करते हैं कि हाइड्रोजन सदृश्य, अगर बोर परमाणु के बारे में बात करें, हाइड्रोजन सदृश्य कोई परमाणु है। हाइड्रोजन सदृश्य परमाणु का यह मतलब होता है हाइड्रोजन के समान हो जिनके पास में केवल एक इलेक्ट्रॉन हो। एक इलेक्ट्रॉन के लिए क्या है, ये फार्मूला कैसे काम करता है, तो यहां पर हम लोगों ने कहा एक इलेक्ट्रॉन है जो चक्कर लगा रहा है Vn से, Nv कक्षा में है और इसकी त्रिज्या क्या है, Rn दे रखी है। नाभिक का आवेश वही प्लस Ze होता है, हम लोग जानते हैं। तो यहां पर पहले पॉइंट पर जो हम लोगों ने लिखा था कि 1/4πε0 Ze इंटू ई डिवाइडेड बाई में क्या होता है, Rn का स्क्वायर। ये है आवश्यक अभिकेंद्र बल। इसे किसके बराबर किया गया था, तो इसे हम लोगों ने बराबर किया था mv² डिवाइडेड बाई में यहां पर r के बराबर किया था। ये पहली समीकरण थी हमारे पास, या इसको पहली समीकरण लिख देते हैं। चाहे तो r से r को कैंसिल करवाएं तो देखो यहां बन जाएगा 1/4πε0, यहां बनेगा Ze² डिवाइडेड बाई में Rn, ऐसा बनेगा। तो यहां पर ये वैल्यू बन जाएगी mvn का स्क्वायर। ये हो गई हमारे पास समीकरण नंबर 2। है तो एक ही, बस 2 लिख लिया गया। दूसरी समीकरण क्या आएगी, हम लोगों ने देखा कि mvr जो लिखा जाता है इलेक्ट्रॉनों का कोणीय संवेग, mvr बराबर कितना लिखा जाता है, n इंटू h/2π के बराबर लिखते हैं हम। तो ये दूसरी समीकरण है हमारे पास। अब हम करना क्या चाहते हैं, Vn का मान समीकरण 1 में रखना चाहते हैं। तो Vn का मान समीकरण 1 में रखने पर तो अगर Vn का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो यहां लिख सकते हैं 1/4πε0, यहां क्या लिखा जाएगा, Ze² डिवाइडेड बाई में Rn, और बराबर में क्या लिख सकते हैं, तो यहां लिखा जा सकता है m इंटू Vn का स्क्वायर। तो Vn का स्क्वायर देखो यहां से लिखा जाएगा तो n² h² डिवाइडेड बाई में 4π² बनेगा, और यहां पर जाएगा तो बन जाएगा Rn का स्क्वायर और साथ में यहां बनेगा m², कुछ ऐसा बनेगा। अब अगर इसे हम सॉल्व करते हैं तो यहां से Rn निकालना चाहते हैं तो Rn यहां पर बचेगा। तो Rn बराबर क्या लिखा जा सकता है, m से तो m कट जाएगा तो n² h² ये वैल्यू बनेगी, और मल्टीप्लाई करा देते हैं 4πε0 का इधर, तो 4πε0 बन जाएगा, और वैल्यू क्या बनेंगी, तो डिवाइडेड बाई में ले जाते हैं बाकियों को। तो यहां से मिलेगा Ze² इंटू यहां से क्या लिख सकते हैं 4π², यहां पर क्या बनेगा, तो ये वैल्यू बन जाएगी m, ऐसा बनेगा। इसमें हम 4π से 4π को काटें अब, और ये वैल्यू क्या निकल के आएगी, तो यहां से कह सकते हैं Rn जो निकल के आएगा वो निकल के आएगा n² इंटू h², यहां पर 4 से 4 कटेगा, पाई से पाई कटेगा, ये बनेगा ε0 डिवाइडेड बाई में यहां लिखेंगे z इंटू e², यहां पर बन जाएगा पाई इंटू m, ये बन जाएगा 4 से 4 कट ही गया था, पाई इंटू m बन जाएगा। तो ये वैल्यू निकल के आएगी और कुछ बाकी तो नहीं रह गया, z लिख गया, e² लिखा, 4π और यहां पर m, ये वैल्यू निकल के आएगी हमारे पास परमाणु त्रिज्या की। अब हम लोग जानते हैं कि Rn तो यहां पर ऐसे ही है
और ये वैल्यू लिखी जा सकती है एच स्क्वायर अपसाइलन नॉट डिवाइडेड बाई में, इसे लिख सकते हैं पाई एम इंटू ई स्क्वायर, और बाहर क्या लिखा जा सकता है एन स्क्वायर डिवाइडेड बाई जेड। इसको हम सॉल्व करते हैं तो आर एन की वैल्यू हमारे पास निकल के आती 0.529 इंटू एन स्क्वायर बाई जेड, और ये वैल्यू लिखी जाती है किसमें, तो एंगस्ट्रॉम में निकल के आती है, एंगस्ट्रॉम में निकल के आती है ये। अब अगर आर एन की वैल्यू हम लोग रख देते हैं पहली समीकरण में या दूसरी समीकरण में, तो यहां से हमें वी एन मिलता है, वी एन बराबर निकल के आता है 2.2 इंटू 10⁶, यहां लिखा जाता है जेड बाई एन, और ये वैल्यू निकल के आती है मीटर पर सेकंड में। और कुल ऊर्जा लिखेंगे तो गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा होगी, तो हम लोग जानते हैं गतिज ऊर्जा को लिखा जाता है हाफ एम वी स्क्वायर से, तो यहां से क्या लिख सकते हैं, ये देखो लिखा है एम वी स्क्वायर लिखा है ना, आधा आधा कर दे दोनों तरफ गुणा करा देते हैं, तो क्या लिख सकते हैं गतिज ऊर्जा जो लिखी जाएगी के बराबर उसे लिखेंगे हाफ एम वी स्क्वायर, तो हाफ यहां बन जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर की वैल्यू यहां से डायरेक्ट निकाल सकते हैं, 1/2 यहां कर दें 1/2 वहां करेंगे, तो ये वैल्यू हो जाएगी 1/2, ठीक है, ये निकल के आएगा जेड ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय में क्या बन जाएगा, तो बन जाएगा 4 पाई, यहां से लिख सकते हैं अपसाइलन नॉट इंटू आर एन, ये वैल्यू मिलेगी। इसमें आर एन की वैल्यू रखकर सॉल्व कर देंगे, और हम यहां से u बराबर लिखेंगे, तो u का मान क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जेड ई इंटू माइनस ई लिखा जाएगा, डिवाइडेड बाय में आर एन बनेगा। इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो हमें कुल ऊर्जा मिलेगी, कुल ऊर्जा लिखेंगे के प्लस, यहां पर लिख सकते हैं कुल ऊर्जा को हम ई से डिनोट करेंगे, तो ई बराबर क्या लिख सकते हैं के प्लस यू, और इसे जब फर्दर सॉल्व किया जाता है तो माइनस का 13.6 निकल के आता है, इसे लिखा जाता है जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, और ये वैल्यू निकल के आती इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो यहां से ऊर्जा लिखी जा सकती है। ये वो फार्मूले हैं जो पेपर में सवाल लगाने के लिए हमें याद होने चाहिए। आर का मान, वी एन का मान और ई का मान, कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की सीरीज कैसे बनाई जाती है और ये कैसी रेखाएं होती हैं। तो हम लोगों को यहां पर जो आइडिया रखना होता है वो सीरीज बनती कैसे उसके बारे में देखें, तो सबसे पहले ये होती है अनंत वाला ऊर्जा स्तर। ये ऊर्जा स्तर किसका है, अनंत का ऊर्जा स्तर है, अनंत का ऊर्जा स्तर हो गया। उसके बाद में हमें क्या करना है, यहाँ पहला ऊर्जा स्तर बनाना है, तो ये n बराबर 1 हो गया। फिर ये वैल्यू होती है n बराबर 2 की, फिर n बराबर यहाँ 3 आता है, n बराबर 3 लिखा जाता है, फिर n बराबर 4 लिखा जाता है, फिर n बराबर 5 लिखते हैं हम लोग, फिर ऐसे लगातार चलता जाता है, n बराबर 6 लिखते हैं। फाइनली यहां पर हम मान लेते हैं डॉट डॉट कर दिया गया, बीच में लाइनें हैं। अब इनकी ऊर्जाएं हमें याद होनी चाहिए, अगर नहीं याद है तो याद रखना पड़ता है, अगर याद होता है तो अगर इलेक्ट्रॉन का संक्रमण होता है तो हम उसे डायरेक्ट बता सकते हैं कि कहां से कहां हो रहा होगा। तो इन जनरल ये है n बराबर इन्फिनिटी, तो n बराबर इन्फिनिटी होगा तो इसकी ऊर्जा तो 0 लिखी जाएगी, तो इसका E इन्फिनिटी जो लिखा जाता है वो 0 लिखा जाता है। पहली कक्षा की जो ऊर्जा लिखी जाती है E1, उसे हम -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिखते हैं। दूसरे की ऊर्जा अगर लिखी जाए तो क्या लिखी जा सकती है, फार्मूला भी हम लोगों ने यहां पर पढ़ा था, डिवाइडेड बाय में अब की बार 2 2 का 4 4 3 12 होगा, तो 3 दशमलव क्या बनेगा 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बनेगा माइनस में। यहां पर अगर बात करें तीसरे की तो 9 बनेगा, तो यहां से क्या लिख सकते हैं, अगर 9 बनेगा तो 9 एकम 9 बनेगा, और इसे लिख सकते हैं 1.54 माइनस का इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। आगे के बारे में बात करें E4, तो E4 हमारे पास कितना निकल के आएगा, माइनस का 0.85 निकल के आएगा। यहां पर 0.85 देखना चाहे तो देख भी सकते हैं। यहां पर अगर हम रखेंगे, कितनी वैल्यू रख रहे हैं, तो अब की बार रखा जा रहा है n बराबर 4, तो यहां बन जाएगा, यहां बनेगा 16, ये वैल्यू जो बन रही थी यहां पर, तो ये बन जाएगी 16, 16 से काटेंगे तो कितना होगा, तो 16 से काटेंगे 16 8 128, 16 से काटेंगे तो ये 8 बनेगा, तो ये वैल्यू इतनी बन गई। यहां से अगर हम मान लेते हैं ये 5 लिखना चाहते हैं तो माइनस का कितना बनेगा, तो 0.34 इलेक्ट्रॉन वोल्ट निकल के आएगा। इसी तरह से लगातार वैल्यू चलती जाएंगी। तो ये छोटा सा आइडिया होता है जो हमें पता होना चाहिए। अब परिभाषाएं यहां कैसे लिखी जाती हैं स्पेक्ट्रमी लाइनों की, तो सबसे पहले है लाइमन श्रेणी। तो जब इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से ऊर्जा स्तर 1 में आता है, यहां से चले और यहां पर आए, या फिर यहां से चले यहां पर आए, दूसरा यहां से चले यहां पर जाए, या यहां से जाकर के यहां जाए,
फिर यहां से यहां जाए, फिर यहां से यहां जाए, तो ये लाइमन श्रेणी मिलेगी। दूसरे के बारे में अगर हम बात करें तो अब की बार क्या है, बामर श्रेणी। तो बामर श्रेणी का मतलब है उच्च ऊर्जा स्तर से इलेक्ट्रॉन दूसरे ऊर्जा स्तर में आए, यहां से इलेक्ट्रॉन इसमें आए, यहां से इलेक्ट्रॉन यहां आए, या यहां से इलेक्ट्रॉन यहां आए, या फिर यहां से इलेक्ट्रॉन यहां आए, तो बामर मिलेगा। फिर आगे हम लोग बात करें तो अगले में जब हम बात करेंगे तो अब की बार 3 में लाना है, तो उच्च ऊर्जा स्तर से इलेक्ट्रॉन तीसरे में आए, फिर यहां आए, फिर यहां आए, फिर यहां से यहां आ जाए, ठीक है। तो हो गया लाइमर, बामन, पास्टन। अब ब्रैकेट के बारी है, तो ब्रैकेट यहां से यहां आए, या हम इसको अलग कलर से बनाते हैं, ब्रैकेट में यहां से यहां आ रही हैं, स्पेक्ट्रमी रेखाएं कुछ ऐसी बनेंगी, कुछ ऐसा होगा। तो लाइमन, बामर, पास्टन, ब्रैकेट। फुंड के बारे में बात करें तो फुंड कुछ ऐसा बनेगा, यहां से इलेक्ट्रॉन चलेंगे 5वें ऊर्जा स्तर तक आएंगे, कुछ ऐसा होगा। तो यहां पर हमारे पास लाइमन श्रेणी मिलती है, ये मिलती है बामर, ये मिलती है पास्टन, और ये मिलती है ब्रैकेट मिलती है, और ये मिलती है फुंड, ये होता है। तो ये लाइमर, बामन, पास्टन, ब्रैकेट, फुंड हो गई, स्पेक्ट्रमी रेखाएं हो गई। यहां पर संख्या लिखना चाहें तो संख्या लिख सकते हैं। फार्मूला संख्या जो लिखा जाता है वो होता है n इंटू n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2। ये होता है उत्सर्जन के लिए, उत्सर्जन होता है तो स्पेक्ट्रमी रेखाओं की संख्या लिखी जाती है। उत्सर्जन में संख्या हो गई। अगर अवशोषण के बारे में बात करें, अवशोषण के बारे में जो संख्या लिखी जाती है स्पेक्ट्रमी रेखाओं की, तो उसका फार्मूला सिंपली होता है n माइनस 1। ध्यान रखेंगे ये बात, ठीक है। तो ये फार्मूला काम करता है, वैसे पूछा नहीं जाता लेकिन याद रहेगा तो कोई बात नहीं, निकाल सकते कितनी रेखाएं होंगी। अब हम यहां पर इनके बारे में तरंग दैर्घ्य को डिस्कस करना चाहते तो हम लोग जानते तरंग दैर्घ्य का फार्मूला होता है 1 लैम्डा, यहां होता है जेड स्क्वायर इंटू आर, यहां पर लिखा जाता है 1 बाई n1 स्क्वायर। तो n1 स्क्वायर मतलब यहां 1 में है तो 1 का स्क्वायर माइनस 1 बाई n स्क्वायर बनता है। जहां n के बारे में बात करें तो n बराबर होता है 2, 3, 4, 5 से शुरू होगा, आगे तक चलता चला जाएगा। दूसरी बात कर लेते हैं हम लोग बामर श्रेणी के बारे में। तो बामर श्रेणी में यहां पर R जो होता है इसे हम कहते हैं रिडबर्ग नियतांक, रिडबर्ग नियतांक कहा जाता है इसे। और इस रिडबर्ग नियतांक की जो वैल्यू होती है 1.095 इंटू 10⁷ मीटर इनवर्स लिखी जाती है। जेड परमाणु क्रमांक है ही। हाइड्रोजन के लिए लिखेंगे तो हाइड्रोजन के लिए वैल्यू कितनी लिखी जाती है, 1 लिखी जाती है, ध्यान रखेंगे। अब बामर श्रेणी के बारे में बात करें तो 1 बाई लैम्डा बराबर यहां लिखा जाएगा R। अब जेड बार बार नहीं लिखेंगे, 1 है ही, यहां पर लिखा जाएगा 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/n का स्क्वायर, ऐसा लिखा जाता है। तो यहां से जो वैल्यू निकल के आएगी n की वो 2 में आ रहे हैं तो ये 3 से शुरू होगा, 4 जाएगा, 5 जाएगा, 6 जाएगा, फिर इसी तरह से लगातार चलता चला जाएगा। आगे बात करते हैं अगली सीरीज के बारे में। तो अगली है पास्टन। तो ये लिखा जाएगा 1 बाई लैम्डा बराबर R, यहां पर लिखेंगे 1/3 का स्क्वायर माइनस 1/n स्क्वायर। तो यहां जो n शुरू होता है वो शुरू होता है 4, 5, 6, 7, ऐसे लगातार चलता चला जाएगा। यहां 1 बाई लैम्डा बराबर क्या लिखा जाएगा R, यहां पर हम लोग लिखेंगे 4 का स्क्वायर माइनस 1/n स्क्वायर। तो n की वैल्यू यहां से चलेगी 5, 6, 7, 8, इस तरह से आगे तक बढ़ते चले जाएंगे। फिर लास्ट में निकल के आता है हमारे पास फुंड। ये सीरीज शुरू होती है 1 बाई लैम्डा बराबर R। तो यहां पर हम लिख देंगे 1/5 का स्क्वायर माइनस 1/n स्क्वायर। यहां n की वैल्यू शुरू होगी 6, 7, 8, 9, 10, इस तरह से लगातार चलता चला जाएगा। तो ये हो गए स्पेक्ट्रमी रेखाएं जिनमें हमने लाइमन, बामन, पास्टन, ब्रैकेट, फुंड के बारे में बात की। इस तरह से स्पेक्ट्रम को बनाया जाता है। इनकी ऊर्जाएं हमें याद रहे तो ठीक है, नहीं भी याद होती तो फार्मूला पता होता है। E जो होता है वो क्या लिखा जाता है -13.6 डिवाइडेड बाई में n स्क्वायर। हाइड्रोजन के लिए लिखा जाता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, और नहीं हाइड्रोजन के लिए होता तो ऊपर जेड स्क्वायर भी रहता है, इस बात का ध्यान रखेंगे। आगे हम लोग बात करते हैं, बढ़ते हैं और देखते हैं कुछ सवाल पूछे गए हैं। तो पहला सवाल दिया गया है बोर्ड पर कि एक अल्फा कण की गतिज ऊर्जा 10⁻12 जूल है। तो गतिज ऊर्जा दे रखी है तो ये काइनेटिक एनर्जी, इसे हम K से लिख देते हैं। कह रहे हैं सोने के नाभिक से विक्षेप प्रकट करता है। कह रहे हैं अल्फा कण की जो नाभिक से दूरी होगी वो बतानी है हमें। तो देखना चाहते हैं कि दूरी कितनी होगी। तो गोल्ड के बारे में अगर हम लोग बात करें तो इसका परमाणु क्रमांक जो लिखा जाता है जेड का मान वो लिखा जाता है 79। ठीक है, तो इसका जेड हो गया। अब हमें न्यूनतम दूरी बतानी, तो हम लोग जानते हैं
कि 1/4πε0 होता है। यहां पर लिखते हैं ZE इंटू, यहां से कह रहे हैं अल्फा कणों के बारे में, तो उन पर 2E आवेश होता है, डिवाइडेड बाय में R होता है, और इसे हम लिखते हैं 12mv² या गतिज ऊर्जा के बराबर K के बराबर लिखा जाता है। अब इसी को सॉल्व करना है हमें, तो क्या है 1/4πε0 की वैल्यू होती 9 × 10⁹। यहां पर Z लिखेंगे हम 79 इंटू ई का स्क्वायर, तो ई का स्क्वायर लिखा जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ का होल स्क्वायर लिख देंगे। फिर डिवाइडेड बाय में R लिखा जाएगा, न्यूनतम दूरी पता नहीं कितनी होगी, गतिज ऊर्जा दे रखी 10⁻⁻12 जूल। ठीक है, अब अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो वैल्यू हमारे पास क्या निकल के आएगी, देखो R की वैल्यू यहां से बन रही है 9 इंटू 10⁻9 इंटू में यहां बनेगा 79, इसका ब्रैकेट खोलेंगे, देखो 2.56 बनेगा इंटू 10⁻38 बन जाएगा, और डिवाइडेड बाय में देखोगे क्या बनेगा, तो 10 की घात यहां पर -12 चला जाएगा। अब अगर हम इसे सॉल्व करेंगे फर्दर तो ये वैल्यू निकल के आएगी 3.6 इंटू 10⁻14 मीटर। कैलकुलेशन अपने आप कर सकते हैं। ठीक है, लगाना कैसे था वो ये हमने बताया कि जो स्थितिज ऊर्जा होगी वो गतिज ऊर्जा में जो कमी होगी वही स्थितिज ऊर्जा में बदल जाएगी, तो ऊर्जा संरक्षण से हम इसे लगा सकते हैं। इससे पहले भी हम लोगों ने इसे डिस्कस किया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, हाइड्रोजन परमाणु की लाइमन की प्रथम रेखा और सीमा रेखा की तरंगदैर्घ्य बतानी है। तो हम लोगों को फार्मूला अभी पता चला है कि फार्मूला क्या होता है, हम लोग जानते हैं 1/λ बराबर R यहां लिखते हैं, यहां पर लिखा जाता है 1/1 का स्क्वायर माइनस 1/n², ये लिखा जाता है लाइमन के लिए। यहां पर लिखना चाहे तो लिख सकते हैं लाइमन श्रेणी के लिए। तो लाइमन श्रेणी के लिए हमें ऐसी बात लिखनी है, तो यहां पर हम लिखना चाहते हैं 1/λ बराबर R। पहले कह रहे हैं प्रथम रेखा की तरंगदैर्घ्य, तो प्रथम की कब आएगी, जब 2 से 1 में आएगा, तो यहां तो एक ऐसा ही है। यहां पर क्या लिख सकते हैं, 2 से आ रहा है तो 2 का स्क्वायर कर देते हैं, 1 - 1/4 3/4 बन जाएगा ये। यहां से 1/λ मिलेगा, लैम्डा की वैल्यू देखो 4/3 इंटू R मिलेगी, और अगर हम इसे सॉल्व करते हैं तो 4 मिलेगा, यहां 3 मिलेगा, इंटू में यहां पर 1.095 इंटू 10 टू द पावर में कितना लिख सकते हैं, +7 लिखा जा सकता है। तो लैम्डा यहां से मिलेगा, इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू मिलेगी अप्रोक्सीमेट 12-15 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, बदल लेंगे, लेकिन इसे कह रहे हैं कि सीमा रेखा की तरंगदैर्घ्य बतानी है। सीमा रेखा की तरंगदैर्घ्य का मतलब होता है n बराबर अनंत से इलेक्ट्रॉन चल रहा है और कहां आ रहा है, n बराबर 1 में आ रहा है। तो अगर यहां से फार्मूला लगाएं दोबारा तो 1/λ बराबर यहां बन जाएगा R, यहां बाई 1 का स्क्वायर माइनस यहां बन जाएगा 1/∞ का स्क्वायर। तो 1/∞ का स्क्वायर मतलब इधर तो 0 बन गया, तो लैम्डा की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी, तो यहां से 1 है, ये निकल के आएगा 1/R। इसे हम सॉल्व करेंगे तो 1/1.095 इंटू 10 टू द पावर ये 7 बन जाएगा। इसे फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये 912 एंगस्ट्रॉम के लगभग करीब निकल के आएगी वैल्यू। तो इस तरह से हम सवाल लगा सकते हैं बहुत आसानी से अगर हमें फार्मूले पता होते हैं तो। आगे बढ़ते हैं, कह रहे थे एक उत्तेजित हाइड्रोजन परमाणु की ऊर्जा दे रखी है। इस बार ऊर्जा दे रखी है, अगर ऊर्जा आती है कक्षाओं की तो पहचान सकते हैं किस कक्षा की ऊर्जा दे रखी है। तो ये ऊर्जा दूसरे की नहीं भी आती तो भी निकाल लेंगे। इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग बताना है, तो हम लोग जानते हैं इलेक्ट्रॉन का जो कोणीय संवेग होता है mvr, वो किसके बराबर होता है, तो n इंटू h/2π के बराबर होता है। तो अगर n मिल जाए तो हमें कोणीय संवेग बता सकते हैं, तो n यहां से निकाल सकते हैं। हम लोग जानते हैं nv कक्षा की जो ऊर्जा होती है -13.6 डिवाइडेड बाई n² होती है। ये कितनी दे रखी है, 3.4 दे रखा है, और इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा इतनी है तो हम इसे लिख देते हैं -3.4, ये -3.4 दिया है, बराबर में -13.6 डिवाइडेड बाई में n²। तो n की वैल्यू यहां से निकालेंगे तो देखो निकल के आ रही 2, क्योंकि अगर हम इससे काटेंगे देखो 3 या 9, यहां 3 चौक 12 बन जाएगा, तो लगभग में ये वैल्यू 2 आएगी। तो अगर 2 वैल्यू मिलेगी हमें तो यहां से रख सकते हैं ना सीधे सीधे 2, तो ये 2 हो जाएगा। h का मान हम जानते हैं 6.626 गुणे 10 की घात कितना होता है, -34 होता है, और डिवाइडेड बाई में क्या लिखते हैं 2 इंटू पाई, पाई की वैल्यू 3.14 लिखते हैं। फर्दर इसे सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू मिल जाएगी 2.1 इंटू 10 टू द पावर -34, ये मिल जाएगा किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। इस तरह से हम लिख सकते हैं। मात्रक यहां से निकल के आएगा, देख सकते हैं, ये हो जाएगा किलोग्राम, ये हो जाएगा मीटर पर सेकेंड इंटू मीटर, तो ये आ जाएगा किलोग्राम
मीटर स्क्वायर पर सेकेंड हो जाएगा इसका मात्रक। तो अगर ऊर्जा हमें पता होती है कि किस कक्षा की कितनी होती है या ऊर्जा का अंतराल भी हमें पता होता तो हम ये ज्ञात कर सकते बहुत आसानी से कि इलेक्ट्रॉन का संक्रमण किस ऊर्जा स्तर से किस ऊर्जा स्तर में हुआ, और आसानी से हम उनके फार्मूले लगा सकते हैं। अगला यहां पर हम बात करते हैं नाभिक के बारे में कि नाभिक क्या होता है। तो हम लोग जानते हैं नाभिक एक धनावेशित भाग होता है जिसमें कौन कौन पाया जाता है। तो नाभिक होता है धनावेशित भाग, धनावेशित भाग होता है ये। धनावेशित भाग में कौन कौन पाया जाता है, तो यहां पर प्रोटॉन पाए जाते हैं और साथ में न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। प्रोटॉन होते हैं पॉजिटिव चार्ज, न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता, वो न्यूट्रल होते हैं। ठीक है। अगर बात किया जाए कि इनका जो आवेश होता है वो कितना होता है, तो अगर कोई नाभिक दिया गया है उसका परमाणु क्रमांक Z है तो इस पर जो आवेश लिखा जाता है वो +Ze लिखा जाता है। ठीक है। बात करें इनका आकार के बारे में, तो इनके आकार के लिए R बराबर फार्मूला लिखा जाता है R0, यहां पर लिखते हैं A⁴ इस तरह से हम फार्मूला लगाते हैं। ए यहां पर क्या है, द्रव्यमान संख्या है, द्रव्यमान संख्या है। ठीक है, फार्मूले से निकाल सकते हैं आकार की त्रिज्या। तो आकार के लिए R बराबर R0 A⁴ हम प्रयोग कर सकते हैं। यहां पर ये द्रव्यमान संख्या हो गई। R0 की जो वैल्यू होती है ये होती 1.2 इंटू 10⁻⁻15 मीटर, ये वैल्यू यहां रख सकते हैं। घनत्व के बारे में बात करें तो घनत्व बराबर लिखा जाता है द्रव्यमान मास डिवाइडेड बाय में वॉल्यूम आयतन लिखा जाता है। यही तो फार्मूला काम करता है। मास मतलब क्या, हम ऐसे लिखते हैं कि एक अगर न्यूक्लियन का, एक न्यूक्लियन का मतलब होता है न्यूक्लियन, एक न्यूक्लियन का औसत द्रव्यमान ये बराबर होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। औसत न्यूक्लियन का, एक न्यूक्लियन का औसत द्रव्यमान का मतलब एक न्यूट्रॉन और एक प्रोटॉन का औसत द्रव्यमान है ये। तो अगर हम यहां से रखते हैं, मान लेते हैं किसी में कि जिसका परमाणु क्रमांक मतलब परमाणु जो संख्या है वो ए दे रखी है, इसमें m से हम मल्टीप्लाई करा देते हैं, स्मॉल m की वैल्यू है ये, स्मॉल m है, औसत द्रव्यमान है ये। तो अगर इसका परमाणु भार 20 है तो 20 को गुणा करा लेंगे एक के साथ में, एक न्यूक्लियन के औसत द्रव्यमान से, तो द्रव्यमान मिल जाएगा। आयतन क्या लिखते हैं, तो 4/3 πr³ लिखा जाता है। तो अगर यहां से लिखेंगे वैल्यू तो ये बन जाएगी m इंटू ए डिवाइडेड बाय में यहां क्या लिखते हैं, तो 3 चला जाएगा ऊपर और डिवाइडेड बाय में ये वैल्यू निकल के आएगी 4 पाई इंटू r³। तो यहां से अगर हम r³ की वैल्यू निकालें तो क्या मिल जाएगी, R0 का क्यूब और इंटू में बन जाएगा यहां पर ए से ए को कैंसिल करवा देंगे तो बनेगा 3 इंटू एम। एम का मान क्या है, तो एम का मान 1.67 है, तो ये हो जाएगा 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg में हो गया। और ए क्या होगा, तो ए से ए कैंसिल हो ही चुका है, डिवाइडेड बाय में यहां बन जाएगा 4 इंटू 3.14 पाई का मान हो गया। R0 का क्यूब करेंगे तो R0 की वैल्यू हमारे पास है 1.2 इंटू 10⁻⁻15 और इसका हम कर देंगे क्यूब। इसे सॉल्व करते हैं तो ये वैल्यू मिलके आती है 2.3 इंटू 10⁻17। यहां पर निकल के क्या आएगा, तो केजी पर मीटर क्यूब में निकल के आता है ये वैल्यू। इतना ज्यादा सघन होता है परमाणु का नाभिक। तो परमाणु पर आवेश, आकार और घनत्व इस तरह से याद रखेंगे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि नाभिकों को कैसे वर्गीकृत किया जा सकता है, समस्थानिक क्या होते हैं, संभारिक क्या होते हैं और समन्यूट्रॉनिक क्या होते हैं। तो इन जनरल जो डेफिनेशन लिखी जाती है, हम कहते हैं कि जिनका परमाणु क्रमांक समान, जिनका परमाणु क्रमांक समान तथा परमाणु भार भिन्न हो, तथा परमाणु भार भिन्न हो, परमाणु भार भिन्न हो, उसे हम क्या कहते हैं, उन्हें हम कहते हैं कि वो समस्थानिक होंगे। जिनके परमाणु क्रमांक समान हो मतलब उनके नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या समान होनी चाहिए, तो उन्हें हम क्या कहेंगे, समस्थानिक कहेंगे। समस्थानिक भी कहा जाता है या इनका दूसरा नाम होता है समप्रोटॉनिक, समप्रोटॉनिक भी कहा जाता है, समप्रोटॉनिक भी कह सकते हैं। समप्रोटॉनिक मतलब नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या समान या Z समान। इनके उदाहरण के बारे में बात करें तो फेमस है 1H1, 1H2, यहां हो गया 1H2, फिर 1H3, ये होते हैं। दूसरे देखना चाहें तो देख सकते हैं ऑक्सीजन,
ये 8 होता है, 16 होता है, ऑक्सीजन 8, ये देखो 17 भी होता है। तो ये कुछ उदाहरण हो गए। जैसे क्लोरीन के बारे में बात करें, क्लोरीन होता है 17 होता है, यहाँ 35 होता है, 17 होता है, क्लोरीन 36 होता है। तो ये कुछ उदाहरण हैं जो समस्थानिक को बताते हैं कि समस्थानिक क्या होते हैं। तो समस्थानिक वो जिनके परमाणु क्रमांक समान, अर्थात नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या समान होती है, उन्हें हम समस्थानिक कहते हैं, समप्रोटॉनिक कहते हैं। आगे बात की जाए कि समभारिक क्या होते हैं। समभारिक का मतलब होता है जिनका परमाणु भार समान हो। तो यहां लिख सकते हैं छोटी सी डेफिनेशन, जिनका परमाणु भार समान हो, जिनका परमाणु भार समान हो तथा परमाणु क्रमांक भिन्न हो, परमाणु क्रमांक भिन्न हो, उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम संभारिक कहते हैं। संभारिक को ऐसे भी समझा जा सकता है। आर्गन के बारे में बात करें, आर्गन 18 होता है, 40 होता है, ठीक है। कैल्शियम के बारे में बात करें तो कैल्शियम यहाँ 20 होता है, ये 40 होता है। तो ये कुछ उदाहरण होते हैं जिनके बारे में हम बात कर सकते हैं कि संभारिक क्या होते हैं। संभारिक का मतलब क्या होता है, परमाणु भार समान होना चाहिए, उनका परमाणु के नाभिक में इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉनों तथा प्रोटॉनों की संख्या समान होनी चाहिए, तो उन्हें संभारिक कहेंगे। सम न्यूट्रॉनिक के बारे में बात करें तो जिनके नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या समान हो, न्यूट्रॉनों की संख्या समान हो। अगर न्यूट्रॉनों की संख्या समान होगी तो हम उन्हें कहेंगे सम न्यूट्रॉनिक हैं। सम न्यूट्रॉनिक के उदाहरण के बारे में बात करें तो यहां से देख सकते हैं, लिथियम 3 ये 7 होता है, बेरिलियम 4 और 8 होता है। यहां से अगर देखें, इनको देखा जाए तो कह सकते हैं 8 है इनका परमाणु भार, 4 है इनका परमाणु क्रमांक, घटाएंगे तो 8 - 4 4 निकल के आएगा, 4 होंगे न्यूट्रॉनों की संख्या। यहां पर भी सेम है, 7 में से 3 घटाएंगे 4 निकल के आएगा, 4 न्यूट्रॉनों की संख्या होगी। तो ये सम न्यूट्रॉनिक हो गए, समभारिक हो गए और ये समस्थानिक हो गए। जिनके परमाणु क्रमांक समान, परमाणु भार भिन्न हो, समस्थानिक। जिनके परमाणु भार समान, परमाणु क्रमांक भिन्न हो, वो होते संभारिक। जिनके नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या समान होती, या कह सकते हैं A - Z का मान जिनके लिए समान होता है, परमाणु भार और परमाणु क्रमांक का जो अंतर होता है वो न्यूट्रॉनों की संख्या होती है, ये जिनके लिए समान होता है उन्हें हम समन्यूट्रॉनिक कहते हैं। आगे बात करते हैं द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण के बारे में। तो हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ा भी था आइंस्टीन की द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण की डेल्टा M द्रव्यमान की जब क्षति होती है, द्रव्यमान की क्षति होती है तो यहां इसके तुल्य ऊर्जा जो निकलती है, तुल्य ऊर्जा, उसको रिलेट किया जा सकता है आइंस्टीन की द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण से। E बराबर लिखा जाता है डेल्टा M × c²। ये होती है आइंस्टीन की द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण। इसके आधार पर हम किसी भी द्रव्यमान को नष्ट करके ऊर्जा में परिवर्तित कर सकते हैं। जैसे हम आगे नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन पढ़ेंगे, वहां अभिक्रियाएं होंगी, कुछ द्रव्यमान नष्ट होगा, द्रव्यमान नष्ट होगा तो वहां उसके तुल्य कुछ ऊर्जा निकलती है, जिसको हम आगे देखेंगे। नाभिकीय ऊर्जा होती है, बंधन ऊर्जा होती है, उन सब के बारे में बात करेंगे। तो आइंस्टीन की द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण ये है, E बराबर डेल्टा M × c²। यहां पर कुछ बातें कर लेते हैं कि अगर डेल्टा M का मान हम 1 किलोग्राम रखें, तो डेल्टा M का मान अगर 1 किलोग्राम रखा जाए के तुल्य ऊर्जा कितनी होगी, तो तुल्य ऊर्जा अगर लिखें तो हम यहां से कह सकते हैं E बराबर, ये तो 1 हो गया, C का स्क्वायर तो 3 × 10 की घात क्या होता है 8, तो इसका स्क्वायर बनेगा। तो यहां से E की वैल्यू आ जाएगी, देखो 9 × 10 की घात 8 दूनी 16, इतने जूल ऊर्जा मुक्त होगी। ठीक है, यहां पर अगर हम बात करें एक AMU का मतलब हम लोग जानते हैं 1.67 × 1.67 या 1.67 जैसे -27 kg होता है एक AMU। तो अगर हम यहां पर बात करें कि एक AMU के तुल्य ऊर्जा, एक MU के तुल्य ऊर्जा तो कितनी निकल के आएगी, तो एक MU की तुल्य ऊर्जा जो निकल के आएगी उसे हम लिखेंगे एक MU मतलब 1.67 × 10⁻⁻27 और यहां पर c² मतलब बनेगा 9 × 10⁻18 बन जाएगा 16, ये वैल्यू बनेगी। अब अगर इसको हम गुणा कराएंगे तो क्या निकल के आएगा, तो लगभग में निकल के आता है 931 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट।
इस बात का ध्यान रखेंगे कि जब एमयू में हम ऊर्जा निकालेंगे, एक एमयू की जो तुल्य ऊर्जा होती है वो लगभग में 931 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। इस कन्वर्जन को भी याद रखेंगे। तो ये आइंस्टीन की द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण थी। 1 किलोग्राम जब द्रव्यमान नष्ट होता तो ये ऊर्जा उत्पन्न होती, और एक एमयू के तुल्य जो ऊर्जा होती है ये 931 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती। ये डाटा जरूर याद रखेंगे। आगे हम लोग बात कर लेते हैं कि युग्म उत्पादन तथा युग्म विनाश क्या होते हैं। तो जब कोई गामा किरण फोटान किसी भारी पदार्थ पर गिरता है तो उसके नाभिक द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है और उसकी ऊर्जा से एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन की उत्पत्ति होती है। तो जैसे यहां पर Hν है, ये आकर किसी पदार्थ पर गिरा और इस पदार्थ से क्या होते हैं, तो इस पदार्थ से उत्सर्जित होते हैं, यहां से उत्सर्जित होता है बीटा, ये 1, ये +1 0 और यहां पर बीटा निकलता है -1 0। इस प्लस वाले को हम कहते हैं पॉजिट्रॉन कहा जाता है, और इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन कहते हैं। इस क्रिया को ही कहा जाता है युग्म उत्पादन। युग्म उत्पादन मतलब क्या है, दो एक जैसे उत्पन्न हो रहे हैं, इनकी प्रकृति अलग अलग है। तो जब कोई ऊर्जावान गामा किरण फोटान गिरता है किसी भारी नाभिक के ऊपर तो उसके द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। फिर बाद में क्या होता है, उसकी ऊर्जा से एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन की उत्पत्ति होती, जिसे हम युग्म उत्पादन कहते हैं। ठीक है, पेयर प्रोडक्शन कहा जाता है इसे। ठीक है, लेकिन इसके लिए एक और बात याद रख सकते हैं कि युग्म उत्पादन के लिए जो न्यूनतम ऊर्जा होती है गामा फोटान की जो ऊर्जा होती है उस पर भी कई बार सवाल पूछा गया कितनी होती, तो याद रखेंगे 1.02 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। इसको कैलकुलेट भी कर सकते हैं, अभी जब हम लोग सवाल करेंगे तो वहां पर कैलकुलेशन भी इसकी देख लेंगे। अब इनके बारे में अगर बात किया जाए कि दूसरा क्या हो सकता है, इसके विपरीत जो क्रिया होती है युग्म विनाश होता है। तो जब एक इलेक्ट्रॉन तथा एक पॉजिट्रॉन जैसे यहां हो रहा निकल रहे हैं, तो यहां पर वही कह रहे हैं समीप आते हैं, परस्पर एक दूसरे का विनाश करते हैं, जिससे दो फोटानों की उत्पत्ति होती है। ऐसा क्या मतलब है, इसका मतलब यह है कि अगर पॉजिट्रॉन हो यहां पर +1 बीटा 0 और यहां पर -1 बीटा 0 जब साथ में आते हैं तो यहां पर Hν प्लस Hν बनाते हैं। यहां पर क्या है, ये गामा फोटान है, ये फोटान यहां पर निकलते हैं, तो दो फोटान की उत्पत्ति होती है। इस क्रिया को हम कहते हैं युग्म विनाश। यहां पर जो माइनस प्लस है न्यूट्रलाइज होकर के न्यूट्रल उदासीन हुए जा रहे हैं, इसे हम कहते हैं युग्म विनाश, इसे कहा जाता है युग्म उत्पादन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। परिभाषा थी, याद रखेंगे, द्रव्यमान क्षति और नाभिकीय बंधन ऊर्जा। यहां से ऑब्जर्वेशन ये निकाला गया, देखा गया कि हम लोगों को पता है नाभिक के अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, तो नाभिक का द्रव्यमान न्यूट्रॉन और प्रोटॉनों के द्रव्यमान के योग के बराबर होना चाहिए। लेकिन जब ये कैलकुलेशन की गई तो पता चला कि जो वास्तविक मान होता है वो कम निकल के आता, द्रव्यमान में कुछ क्षति होती है। इसी के आधार पर क्या होता है, वहां नाभिक स्थायी होता है, ऊर्जा निकलती है। इन सब के बारे में बात करते हैं। तो यहां द्रव्यमान जो क्षति लिखी जाती है, द्रव्यमान क्षति जो लिखी जाती है उसे लिखे हम डेल्टा m से लिखते हैं। ये बराबर फार्मूला हमारे पास चलता है, ये फार्मूला होता है Z इंटू MP प्लस A माइनस Z इंटू MN। ठीक है, और यहां पर लिखा जाता है माइनस में कैपिटल MN, M कैपिटल N। इस तरह से द्रव्यमान क्षति का सूत्र लिखा जाता है। अब इस द्रव्यमान क्षति के सूत्र में देखें हम कि कौन क्या है, तो Z तो परमाणु क्रमांक हो गया, ये MP क्या है, प्रोटॉन का द्रव्यमान है, प्रोटॉन का द्रव्यमान है, ये प्रोटॉन का द्रव्यमान हो गया। तो A माइनस Z के बारे में जानते हैं। MN क्या है, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान है, ये न्यूट्रॉन का द्रव्यमान हो गया। तो यहां से ये जो अब तक कैलकुलेशन हुई Z इंटू MP, अगर Z है परमाणु क्रमांक अगर Z है किसी नाभिक का, तो हम कह सकते हैं उसके अंदर जो प्रोटॉनों की संख्या होगी वो Z हो गई। तो ये प्रोटॉनों का कुल द्रव्यमान हो गया, ये न्यूट्रॉनों का कुल द्रव्यमान हो गया। यहां पर जो ये Mn होता है, Mn जो होता है वास्तविक द्रव्यमान, तो ये होता है नाभिक का द्रव्यमान,
नाभिक का द्रव्यमान, नाभिक का द्रव्यमान वास्तव में होता है इतना, निकाला इतना जाता है, तो ये गैप निकल के आता है जो क्षति, इसी को कहते हैं हम द्रव्यमान क्षति। अब यहां से ये देख सकते हैं कि अगर द्रव्यमान क्षति हुई है तो इसके तुल्य कुछ ऊर्जा होगी, तो अगर इसके तुल्य कुछ ऊर्जा होगी, उसी ऊर्जा को हम कहते हैं, जिस ऊर्जा के साथ, जिस नाभिकीय ऊर्जा के साथ न्यूक्लियन जो होते हैं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन आपस में बंधे होते हैं, उसी को हम कहते हैं बंधन ऊर्जा। अब यहां पर हम बंधन ऊर्जा के बारे में बात करें तो डेल्टा बी से लिखा जाता है, या हम कह सकते हैं ईबी से लिखते हैं इसे, नाभिक की बंधन ऊर्जा। तो नाभिक की बंधन ऊर्जा यहां से ईबी से लिखी जाती है। यह लिखा जाता है नाभिक में द्रव्यमान क्षति, नाभिक में द्रव्यमान क्षति इनटू में सी स्क्वायर लिखते हैं। तो नाभिक में द्रव्यमान क्षति डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर लिखा जाएगा। तो यहां से निकल के आती है बंधन ऊर्जा। ठीक है, बंधन ऊर्जा को ऐसे परिभाषित कर सकते हैं, बंधन ऊर्जा वह ऊर्जा होती किसी नाभिक की जो न्यूक्लियनों को परस्पर आपस में बांधे रखती है। बंधन ऊर्जा हो गई। अब यहां पर एक टर्म डिफाइन किया जाता है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन। बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन। बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन का मतलब क्या है? ईबी तो है बंधन ऊर्जा, प्रति न्यूक्लियन मतलब ए से भाग दे देते हैं। तो ये बंधन ऊर्जा जो प्रति न्यूक्लियन लिखी जाती है, इसको लिखना चाहे तो लिख सकते हैं डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई में ए। ये बंधन ऊर्जा जो प्रति न्यूक्लियन होती है समानुपाती होती है नाभिक के स्थायित्व के, नाभिक के स्थायित्व के समानुपाती होती है। तो जिस नाभिक की बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन का मान जितना ज्यादा होता है वो नाभिक उतना ज्यादा स्थायी होता है, और जिस नाभिक के लिए बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन कम होती है वो नाभिक उतना कम स्थायी होता है। इसीलिए कहते हैं बंधन ऊर्जा जो प्रति न्यूक्लियन होती है वो समानुपाती होती नाभिक के स्थायित्व के। तो जब भी नाभिक का स्थायित्व देखना होगा तो पहले हम उसकी बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन निकालेंगे, फिर देखेंगे क्या निकल के आता है। इस पर एक ग्राफ है, उस ग्राफ को देखेंगे क्या बताता है। ये ग्राफ दिया गया है बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन, इधर है बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन, लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। इधर दे रखी है बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन, बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन दी गई है, और इधर दिया गया है परमाणु भार ए। ठीक है, इसके आधार पर हम चीजों को एनालाइज करना चाहते हैं। तो यहां से देख सकते हैं कि देखो ड्यूटेरियम है, ट्राइट्रियम है, इन सब की बंधन ऊर्जा कम है। तो बंधन ऊर्जा जिनकी कम होती है वो क्या करना चाहेंगे? वो यही करना चाहेंगे कि किसी भी तरह से उनकी बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन बढ़ जाए। तो अगर हाँ, यहां पर जो ड्यूटेरियम है इसके बारे में बात करते हैं कि जो ये ड्यूटेरियम यहां पर लिया गया है 1H2 और ये 1H2 आपस में जुड़ते हैं, बनाते हैं 1H3 प्लस 1H1, यहां पर कुछ ऊर्जा निकलती है। ठीक है, अब यहां से 1H3 प्लस 1H2 के साथ जुड़ता है और बनाता है 2He4 प्लस 1H1, यहां भी कुछ ऊर्जा निकलती है। तो ये हो क्या रहा है, इस अभिक्रिया को देखें हम लोग तो यहां पर ड्यूटेरियम के जो छोटे छोटे नाभिक हैं वो आपस में संयोग करके एक बड़े नाभिक का निर्माण करते हैं, हीलियम नाभिक का निर्माण कर रहे हैं। तो यहां से देखते हैं ड्यूटेरियम की देखो आयनन ऊर्जा मतलब बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन यहां सबसे कम लिखी गई है, यहां हीलियम लिखा गया है। हीलियम की बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन देखो सबसे ज्यादा हो गई, बढ़ गई। तो अगर बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन बढ़ जाएगी इसका मतलब क्या है, हल्के नाभिक आपस में संयोग करके भारी नाभिक का निर्माण करेंगे। ठीक इसी तरह से एक क्रिया और होती है वहां सामने की तरफ, जैसे जैसे परमाणु भार बढ़ता जाता है तत्वों का, उनकी बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन घटने लगती है। जैसे यहां पर यूरेनियम 238 है, ये यूरेनियम 238 दिया गया है। ये भी क्या होगा, अब ये चाहता है कि हम अपने बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन को बढ़ाएं, तो बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन को बढ़ाने के लिए ये भी टूटता है। अगर ये यूरेनियम के विघटन के बारे में बात करें कि यूरेनियम कैसे विघटित होता है, तो कुछ इस तरह से टूटता है। यूरेनियम 92 238, यहां ये एक न्यूट्रॉन लेता है और विघटित होता है। यहां पर बेरियम ये हो जाता है 148, यहां पर 56 होता है, यहां 36 होता है, क्रिप्टॉन होता है, ये होता है 88 प्लस 30N1 निकलता, साथ में यहां पर कुछ ऊर्जा भी मुक्त होती है। हो ये रहा है कि ये भारी नाभिक था, भारी नाभिक हल्के नाभिकों में टूट गया,
लगभग परमाणु भार रखने वाले नाभिकों में टूटा। यहां पर छोटा नाभिक था जिसने संलयन किया और इसने बड़े नाभिक का निर्माण किया। तो एक्चुअली ये हो रहा है कि कोई भी नाभिक है, अगर उसकी बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन कम है तो अपनी बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन बढ़ाना चाहता है वो, और जिससे बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन बढ़ जाती है वो नाभिक स्थायी हो जाता है। यहां पर इस ग्राफ में देखा जाए कि सबसे अधिक बंधन ऊर्जा किसकी होती है, तो आयरन की होती बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन सबसे ज्यादा 8.8 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है इसकी। ठीक है, तो इतनी ऊर्जा होती है आयरन की। ठीक है, तो आयरन की बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन सबसे अधिक होती है, इसलिए इस पूरी यहां इस ग्राफ के अंदर जो तत्व है उपस्थित हैं इनमें सबसे ज्यादा प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा आयरन की, इसलिए आयरन का नाभिक सबसे ज्यादा स्थायी। तो क्या होता है कि यहां तक परमाणु क्रमांक 80 तक के बारे में बात करें, लगभग यहां तक 80 तक, 50 से 80 तक के जो नाभिक होते हैं यहां से यहां तक के, वो ज्यादा स्थायी होते हैं कंपैरेटिवली। तो अगर ये ज्यादा स्थायी होते तो हर एक नाभिक चाहता है कि इसी अंतराल में आए बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन लेकर, जिससे उसका नाभिक स्थायी हो। तो बड़े वाले जो नाभिक होते जिनकी बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन कम होती वो टूटकर छोटे नाभिक बनाते हैं। छोटे वाले जो नाभिक होते हैं आपस में संलयित होकर बड़े नाभिक का निर्माण करते हैं, जिससे बंधन ऊर्जा उनकी प्रति न्यूक्लियन बढ़ जाती है। और इसी क्रिया की वजह से आगे हम पढ़ते हैं नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंडन। तो सबसे पहले पढ़ते हैं कि नाभिकीय विखंडन क्या होता है। तो हम लोगों को यह पता चला अभी कि जो भारी नाभिक होते हैं उनकी बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन कम होती है। कारण के साथ लिखेंगे कि जो भारी नाभिक होते हैं, भारी नाभिकों की बंधन ऊर्जा जो होती है प्रति न्यूक्लियन कम होती है। बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन कम होती है। और बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन कम होगी तो क्या करेंगे, हल्के नाभिकों में टूट जाएंगे। हल्के नाभिकों में टूट जाते हैं, और हल्के नाभिकों में टूट जाते हैं, इसी क्रिया को क्या कहा जाता है, नाभिकीय विखंडन कहते हैं। हल्के नाभिकों में टूट जाते हैं जिनकी बाइंडिंग एनर्जी प्रति न्यूक्लियन, बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन अधिक हो। तो याद रखेंगे कि जो भारी नाभिक होते हैं उनकी बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन बहुत कम होती है, जिसकी वजह से क्या करते हैं वो हल्के नाभिकों में टूट जाते हैं जिनकी बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन बढ़ जाती है, जिसके कारण नाभिक स्थायी बन जाता है। और इसी क्रिया को क्या कहते हैं, नाभिकीय विखंडन कहते हैं। उदाहरण हम लोगों ने अभी देखा कि अगर यूरेनियम है 92 238, इस पर हम न्यूट्रॉनों की बमबारी करवाते हैं तो सबसे पहले ये न्यूट्रॉन अवशोषित होता है, U92 239 बनता है। ये होता है मध्यवर्ती, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि ये अनस्टेबल न्यूक्लियस बनता है, अस्थायी नाभिक बनता है। तो अगर ये अस्थायी नाभिक होगा तो अब ये क्या करेगा, टूटेगा। तो ये टूटता है बेरियम 56 148 प्लस यहां पर 36 क्रिप्टॉन 88 में टूटता है। और साथ में यहां क्या निकलते हैं, तो 3 न्यूट्रॉन उत्सर्जित होते हैं 0n1, और साथ में यहां पर ऊर्जा उत्सर्जित होती है। तो यह अभिक्रिया होती है नाभिकीय विखंडन की अभिक्रिया, जब यूरेनियम 238 विघटित होता है। अगर यूरेनियम 235 के बारे में बात किया जाए, 92 235 ये विघटित होता है तो क्या होता है, तो यहां पर हम 0n1 ला सकते हैं, एक न्यूट्रॉन। जब ये विघटित होता है तो ये विघटित होता है 56 Ba 144, यहां पर 36 क्रिप्टॉन 89, और यहां पर 3 न्यूट्रॉन उत्सर्जित होते हैं, साथ में ऊर्जा निकलती है। तो ये 238 का विघटन हो गया, याद रखेंगे, अभिक्रिया कभी कभी पूछ ली जाती है। और ये हो गया हमारे पास 238 का विघटन, वो 235 का विघटन हो गया। इनके समतुल्य ऊर्जा लगभग में 200 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट निकलती है। वैसे डाटा याद नहीं रखना है, पेपर में दिया जाएगा, उसके हिसाब से याद रख सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं श्रृंखला अभिक्रिया के बारे में कि जो नाभिकीय विखंडन हो रहा है इसमें श्रृंखला अभिक्रिया कैसे होती है और इसे कैसे समझा जा सकता है। तो नाभिकों के विखंडन की वह श्रृंखला जो एक बार प्रारंभ होने के पश्चात स्वतः जारी रहती है। जैसे यहां पर हम लोगों ने अभी बात किया कि 0n1 एक न्यूट्रॉन था, इसने टारगेट किया एक यूरेनियम के नाभिक को। ये क्या है, यूरेनियम
नाभिक है। अब ये यूरेनियम नाभिक को टारगेट करेगा तो यूरेनियम नाभिक टूटेगा, तो यूरेनियम नाभिक टूटता है, तो यूरेनियम नाभिक यहां से अगर ये ब्रेक होगा, टूटा मान लेते हैं, टूटने से क्या होगा, यहां पर 3 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, न्यूट्रॉन निकलेंगे 0n1, यहां पर एक निकलेगा 0n1 और यहां पर एक तीसरा निकलेगा 0n1। तो 3 न्यूट्रॉन निकलेंगे, एक न्यूट्रॉन की बमबारी की गई यूरेनियम नाभिक के ऊपर, 3 न्यूट्रॉन निकले। अब ये 3 न्यूट्रॉन आगे जाएंगे, बढ़ेंगे और अगले यूरेनियम नाभिक पर अटैक करेंगे। तो अगले यूरेनियम नाभिक पर अटैक करेंगे, देखो ये ऐसा होगा, अगले यूरेनियम नाभिक पर अटैक हुआ। अब क्या होगा, यहां ये फिर से नाभिक टूटेंगे, ये नाभिक टूटेगा और टूटने के बाद में क्या होगा, यहां से फिर निकलेंगे न्यूट्रॉन, तो 3 न्यूट्रॉन फिर निकलेंगे 0n1, यहां पर निकलेंगे 0n1, यहां पर निकलेंगे 0n1। अब इससे भी 3 इलेक्ट्रॉन 0n1, 0n1, यहां पर 0n1 निकलेंगे, इससे भी 3 0n1, यहां पर 0n1 निकल रहे हैं, यहां 0n1, ऐसा हो रहा है। तो एक न्यूट्रॉन एक नाभिक को अप्रोच करेगा, जैसे वहां से 3 न्यूट्रॉन निकलेंगे, 3 न्यूट्रॉन 3 अलग अलग नाभिक को अप्रोच करेंगे, वहां से 9 निकलेंगे और यह श्रृंखला अभिक्रिया लगातार आगे की तरफ बढ़ती जाएगी और तब तक चलती रहेगी जब तक सारे यूरेनियम के नाभिक विखंडित नहीं हो जाते। इसी क्रिया को हम यूज करते हैं अपने नाभिकीय रिएक्टर में। परमाणु बम में भी इसका प्रयोग किया जाता है वहां, लेकिन अनियंत्रित अभिक्रिया होती है। लेकिन जब नाभिकीय रिएक्टर में इसका प्रयोग किया जाता है तो यूरेनियम के नाभिकों की खंडन के लिए हम न्यूट्रॉन की बमबारी करवाते हैं। जब तक ये नष्ट नहीं हो जाते तब तक ये क्रिया नहीं रुकती है। अगर हम रोकना चाहते हैं तो नाभिकीय रिएक्टर में छड़ें होती हैं कैडमियम की, जिनकी सहायता से इस क्रिया को मंद करवाया जा सकता है। तो ये होता है नाभिकीय विखंडन। उम्मीद है समझ में आया होगा कैसे काम करता है। यहां पर ये टूटता कैसे, ये अभिक्रिया यहां लिखी गई थी और ये चेन के रूप में आगे कैसे बढ़ती वो यहां है। आगे हम लोग बात करते हैं क्रांतिक आकार तथा क्रांतिक द्रव्यमान। ये डेफिनेशन बोर्ड में है नहीं, सिर्फ डेफिनेशन है, याद रख सकते हैं कि न्यूनतम आकार होना चाहिए किसी भी नाभिक का जो श्रृंखला की अभिक्रिया को बनाए रखता है, या न्यूनतम द्रव्यमान किसी नाभिक का वो होना चाहिए जो उस अभिक्रिया को, श्रृंखला अभिक्रिया को बनाए रखता है। उसे हम कहते हैं क्रांतिक द्रव्यमान या क्रांतिक आकार कहते हैं। परिभाषा थी, आगे बढ़ते हैं। नाभिकीय संलयन के बारे में बात करते हैं। तो हम लोगों ने अभी ये देखा कि ड्यूटीरियम 1H2, जिसको हम कहते हैं ड्यूटीरियम 1H2 दूसरा ड्यूटीरियम है, इसने कन्वर्ट किया अपने आप को 1He3 में और यहां 1H1 हुआ प्लस यहां साथ में ऊर्जा उत्सर्जित हुई। ठीक है, फिर बाद में हम लोगों ने देखा कि 1H3 कंबाइन हो रहा है 1H2 के साथ और बना रहा है 2He4। साथ में यहां पर क्या निकल रहा है, यहां पर ये वैल्यू निकल के आ रही है 2He4 और यहां पर 0n1 निकल के आ रहा है। तो ये बनेगा, साथ में यहां पर ऊर्जा मुक्त होती है। तो यहां पर 17.6 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा निकलती है और यहां पर 4 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा निकलती है। डाटा है, याद रखना चाहे तो रखे, नहीं कोई बात नहीं। तो ये अभिक्रिया यहां पर हो रही कि 1H2 कंबाइन करके 1H3 बनाते हैं, 1H3 दोबारा से कंबाइन करके 2He4 बनाता है, हीलियम का नाभिक बनाता है। सूर्य पर जो ऊर्जा उत्पन्न होती है इसी अभिक्रिया की वजह से उत्पन्न होती है। यहां पर भी कुछ द्रव्यमान क्षय होता है, द्रव्यमान क्षय होगा तो आइंस्टीन की द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण के हिसाब से कुछ ऊर्जा मुक्त होगी। यहां पर जो अभिक्रिया लिखी गई थी, यहां पर देख सकते हैं ये होगा 0n1। ठीक है, ध्यान रखेंगे 0n1 है, 0n1, यहां पर न्यूट्रॉन उत्सर्जित होता है। तो हम लोगों ने यहां पर बात की कि 2He4 में कन्वर्ट हो रहे हैं, तो छोटे छोटे नाभिक भारी नाभिक में परिवर्तित होते हैं। तो इसको लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, हल्के नाभिक जिनका या जिनकी बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन कम होती है, वो क्या करते हैं, आपस में संयोग कर भारी नाभिक का निर्माण करते हैं, भारी नाभिक का निर्माण करते हैं जिनकी बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन अधिक हो,
अधिक हो। तो जिनकी बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन अधिक होती है वो उनका निर्माण करते हैं भारी नाभिकों का, जिसके आधार पर क्या हो, नाभिक स्थायी हो जाए और ये क्रिया लगातार चलती रहती है। ध्यान ये रखेंगे जो सूर्य में ऊर्जा हमें मिलती, सूर्य से जो ऊर्जा मिलती है वो इसी अभिक्रिया की वजह से मिलती है। ठीक है, तो ये हो गया नाभिकीय संलयन, और वो इससे पहले जो हम लोगों ने पढ़ा था यहां पर नाभिकीय विखंडन पढ़ा था। ठीक है, तो नाभिकीय संलयन नाभिकीय विखंडन क्यों होते हैं, ये ग्राफ बहुत महत्वपूर्ण है। अगर ये आता है तो नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंडन को बहुत आसानी से समझाया जा सकता है। प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा जिनकी कम होती है वो भारी नाभिक का निर्माण करके बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन बढ़ा लेते हैं, जिससे नाभिक स्थायी बन जाता है। यहां पर हम लोगों ने पढ़ा था। फिर जो भारी परमाणु होते हैं, भारी जो नाभिक होते हैं उनकी बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन कम होती है तो वो छोटे नाभिकों में विखंडित हो जाते हैं, जिससे नाभिकीय विखंडन होता है। तो ये हम लोगों ने नाभिकीय संलयन की बात कर ली। अब इन पर कुछ क्वेश्चन है, उनकी प्रैक्टिस कर लेते हैं। सबसे पहला सवाल दे रखा है कि 1 मिलीग्राम द्रव्यमान क्षति से कितने जूल ऊर्जा निकलेगी। तो क्या दिया है सबसे पहले द्रव्यमान दिया है कि 1 मिलीग्राम है। मिलीग्राम है तो सबसे पहले इसे हम -3 में बदलेंगे तो ये ग्राम में आएगा। फिर यहां पर हम -3 में बदलेंगे तो अब किस में आएगा, किलोग्राम में आएगा। तो कितनी ऊर्जा मुक्त होगी ये बताना है। तो हम जानते हैं E बराबर होता है m×c²। तो m की वैल्यू हमारे पास है 10 की घात -6 और c² का मान क्या होता है, तो 9 × 10 की घात 8 दूनी 16 इतना होता है। तो इसे लिख सकते हैं 9 × 10 की घात 10 जूल। इतनी ऊर्जा मुक्त होगी। बहुत आसान सा सवाल था, कर सकते हैं इसे, यूपी बोर्ड का सवाल है ये। आगे बढ़ते हैं। आगे पूछा गया है कि अगला सवाल पूछा गया है कि ऑक्सीजन 816 के नाभिक की द्रव्यमान क्षति बतानी है, न्यूक्लियनों की बंधन ऊर्जा बतानी है कितनी होगी, और ये सारा डाटा दे रखा है। तो हम लोग जानते हैं कि द्रव्यमान क्षति जब नाभिक की निकाली जाती है डेल्टा m बराबर, तो यहां लिखा जाता है परमाणु क्रमांक। तो परमाणु क्रमांक 8 है और एक प्रोटॉन का द्रव्यमान लिखते हैं। प्रोटॉन का द्रव्यमान दिया गया है 1.00728। ठीक है, और साथ में यहां पर प्लस लिखेंगे। यहां पर लिखना है न्यूट्रॉनों का द्रव्यमान। न्यूट्रॉनों का द्रव्यमान क्या होगा, 16 - 8 तो ये 8 बनेगा, और इसको हम गुणा करा देंगे किससे, तो ये हो जाएगा न्यूट्रॉन 1.00। यहां पर ये वैल्यू लिखी गई 867, और साथ में माइनस करवाएंगे तो देखो ऑक्सीजन के नाभिक का द्रव्यमान दे रखा है 15.79491 ये दे रखा है। इसे हम सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, तो सबसे पहले हमें मिलेगा द्रव्यमान क्षति जो कि निकल के आएगी 0.3327 AMU, क्योंकि AMU में दिया तो AMU में निकल के आएगा। अब हम जानते हैं 1 AMU के तुल्य ऊर्जा कितनी होती है। तो 1 AMU के तुल्य ऊर्जा हम जानते हैं, यहां लिखना चाहे तो लिख सकते हैं 1 AMU के तुल्य ऊर्जा वो होती है 931 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो हमें इतने में 6 देखना है। तो यहां पर बंधन ऊर्जा जो निकल के आएगी, बंधन ऊर्जा वो निकल के आएगी 0.3327। इतना द्रव्यमान 6 हुआ, इतने MU, इसको हम 931 से गुणा करा देंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी 19.36 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, और इन्होंने पूछा है कि बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन बताओ, तो इसको डिवाइड भी करना है तो डिवाइड कर देते हैं इसके A से। तो A कितना है 16, तो यहां पर हम 16 से जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास इतनी वैल्यू निकल के आएगी। तो बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन बतानी हो चाहे द्रव्यमान क्षति बतानी हो, सबसे पहले हम फार्मूला लगाएंगे द्रव्यमान क्षति का। द्रव्यमान क्षति कैलकुलेट कर लेंगे, उसके कैलकुलेट करने के बाद जैसे डेल्टा m निकलेगा, यहां पर अगर AMU में दिया है तो 1 AMU की तुल्य ऊर्जा हमें पता होती है 931 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो जितना निकल के आया होगा AMU में द्रव्यमान क्षति उसको गुणा करा देंगे 931 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट से, वैल्यू हमें मिल जाएगी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ठीक है, मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। अब प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा जिसकी जितनी ज्यादा होती वो नाभिक उतना ज्यादा स्थायी होता है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल दे रखा है कि 1 किलोग्राम हाइड्रोजन हीलियम में परिवर्तित हो रहा है। तो 1 किलोग्राम हाइड्रोजन अगर हीलियम में परिवर्तित होगा तो कह रहे हैं ऊर्जा बताओ, लेकिन किलोवाट घंटा में इस बार बताओ। इस प्रक्रिया में द्रव्यमान क्षति 0.4% है। तो हमको क्या चाहिए, द्रव्यमान क्षति चाहिए होती है। हम सब लोग क्या चाहते हैं, द्रव्यमान क्षति मिल जाए तो डेल्टा m मिल जाएगा, और डेल्टा m जैसे मिलेगा तो यहां से हम क्या निकाल पाएंगे, ऊर्जा निकाल पाएंगे। तो डेल्टा m बराबर क्या है, कह रहे 1 किलोग्राम क्षय होता है, मतलब 1 किलोग्राम
हाइड्रोजन हम प्रयोग करना चाहते हैं हीलियम में परिवर्तन के लिए। इसमें द्रव्यमान क्षति दे रखी 0.4%, परसेंट का मतलब यहां 100, तो इसे क्या लिख सकते हैं 4/1000। 4 से काटें तो ये 25 चौक 100 होता है, तो ये बन जाएगा 25, तो ये हो गया, ये बन जाएगा 250, तो 1/250 निकल के आएगा द्रव्यमान क्षति हमारे पास। तो इतना किलोग्राम होगा द्रव्यमान क्षति। ठीक है, इस तरह से लिख सकते हैं 0.4/100, पॉइंट हटाएंगे 0 बढ़ाएंगे तो यहां पर हो जाएगा 1000, इससे हम भाग देंगे तो 25 बनेगा, 25 ये होगा तो ये 0 बन जाएगा। ठीक है, 250 हुआ। अब हम इसे सॉल्व करना चाहते हैं, आगे कितना बनेगा, तो कह रहे हैं कि ऊर्जा बताओ। तो हम लोगों को पता है डेल्टा m इंटू सी स्क्वायर से ऊर्जा लिखी जाती है E की वैल्यू। तो अगर यहां से लिखें, उन्होंने पूछा किसमें है, तो पूछा है किलोवाट घंटा में, तो किलोवाट घंटा बाद में बदलेंगे, पहले इसे एक्सप्रेशन को आगे बढ़ा देते हैं। ये है 250, 1/250 इंटू यहां 9 × 10 की घात कितना हो जाएगा, तो 8 दूनी 16, इतना निकल के आएगा। ये वैल्यू हो गई। अब अगर हम इसे बदलना चाहते हैं किसमें, किलोवाट घंटा में, तो हम जानते हैं 1 किलोवाट घंटा बराबर क्या होता है 3.6 × 10 की घात 6 जूल के बराबर होता है। तो अगर हमें इसे किलोवाट घंटा में बदलना है तो इसे भाग दे देंगे 3.6 × 10 की घात 6 के साथ। तो अब ये वैल्यू किसमें आएगी, किलोवाट घंटे में निकल के आएगी। अब अगर हम इसे सॉल्व कर देते हैं तो ये वैल्यू हमें मिल जाएगी 10 की घात 8। तो अगर 10 की घात 8 हो जाएगा तो ये हो जाएगा किलोवाट घंटा। नहीं समझ में आ रहा है तो इसको यहां से कैलकुलेशन भी देख सकते हैं। 9 के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे 0.4 बनेगा, 9 चौक 36 हो जाएगा। इसका 0 इसका पॉइंट हटा देगा, देखो 25 चौक 100 बन जाएगा। 100 से हम इसको कैंसिल करवाएंगे तो क्या बनेगा, तो 10 की घात ये बन जाएगा 4, और इसको हम, ये वैल्यू बन गई है, ये पॉइंट हट गया, ऐसा हुआ, ये पॉइंट हटा तो 25 चौक 100 2 बना घातें, तो अगर ये 2 घातें बन जाएंगी तो 4 ये घातें बनेंगी यहां पर 8, तो ये 8 बन जाएंगी घातें, और इससे कैंसिल करवाएंगे तो 10 की घात ये 8 निकल के आएगा। तो इस तरह से हम इसका जवाब निकाल सकते हैं। आसान था, उम्मीद है समझ में आया होगा। कैलकुलेशन होती है इस चैप्टर में थोड़ी, क्योंकि यहाँ एएमयू में अगर द्रव्यमान दिया जाता है जैसे यहां पर दिया गया था पिछले सवाल में, तो कैलकुलेशन हमें करनी पड़ सकती है, तो कैलकुलेशन कर सकते हैं आसानी से। एक सवाल है, ये खुद ही ट्राई करना, इसका आंसर भी हमने लिख दिया है कि 4.28 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा आएगी। कह रहे हैं अल्फा 6 में विघटित ऊर्जा का क्यों मान ज्ञात करना। जो क्यों होगा यहां पर ये ऊर्जा होगी, तो ये ऊर्जा कितनी होगी ये निकालना है। इन सबके द्रव्यमान हमने दे रखे हैं, तो सवाल में करना क्या है, सबसे पहले इधर का द्रव्यमान जोड़ लेना, इन दोनों को जोड़ लेना है सबसे पहले। जोड़ने के बाद में इसमें से घटा देना, इसमें से जैसे ही घटाओगे यहां पर तुम्हें द्रव्यमान क्षति मिल जाएगी डेल्टा एम, और जैसे डेल्टा एम मिल जाएगा एएमयू में, तुरंत क्या करना, एएमयू के तुल्य जो ऊर्जा होती है, 1 एएमयू के तुल्य 931 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता, तो जो भी निकल के आएगा उसको गुणा करा देना 931 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट से, फाइनल फार्मूले से रिजल्ट मिल जाएगा तुम्हें। तो इसे खुद ही ट्राई करना है, सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में इसका जवाब लिख देना है। ठीक है, तो ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हम परमाणु और नाभिक के बारे में पढ़े कि परमाणु क्या होता है, परमाणु का नाभिक क्या होता है, इन सब के बारे में डिटेल बात की गई। मिलेंगे हम लोग अगली क्लास में, अर्धचालक और उनकी युक्तियां पढ़ेंगे। टिल देन विश यू ऑल द बेस्ट।